हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ ज़बरदस्त मस्त एंजॉय कर रहे होगे, ज़िंदगी के मज़े लूट रहे होगे। तो जनाब, आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं, सबसे पहले पढ़ लेते हैं उसका टाइटल। भगत सिंह लाइफ एंड आइडियाज़, हीरो फॉरगॉटन बाय पाकिस्तान। मैंने भगत सिंह के बारे में ये जो सुना, मैं लॉरेंस बिश्नोई की वीडियोस देखती थी और मैं उनको फॉलो कर रही हूँ, जिसकी वजह से मैंने बहुत दफ़ा ये नाम सुना भगत सिंह का। तो मुझे इनकी हिस्ट्री के बारे में नहीं पता था, क्योंकि पाकिस्तान में हमें ये चीज़ें बताई ही नहीं जाती। बड़े ही अफ़सोस के साथ कहना पड़ा है कि यहाँ पे हिस्ट्री इन चीज़ों के बारे में बताया ही नहीं जाता हमें, जो कि बहुत ही गलत बात है। हमें भी पता होना चाहिए इनका, क्योंकि पाकिस्तान अलग होने से पहले तो हम एक ही थे, और लेकिन हमारे पास हिस्ट्री के नाम पे कुछ भी नहीं है, सिर्फ धोखा ही है। ना हमें हिस्ट्री के बारे में पता है, ना हम तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंची। अभी स्लोली स्लोली जैसे ही ये सोशल मीडिया और ये सारी चीज़ें आई, तो हम इन चीज़ों की तरफ अब भी जो है तवज्जो देनी स्टार्ट किया, इधर थोड़ा मूव किए हैं। वो भी हर कोई नहीं, कुछ लोग जिनका थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है कुछ कुछ चीज़ों को जानने के लिए, वही, हर किसी को इसके बारे में नहीं पता। तो इस वजह से मैं आज ये वीडियो भी इसी वजह से लेके आई, क्योंकि मुझे भी भगत सिंह का नहीं पता है। तो चलो देखते हैं वीडियो और जानते हैं इनके बारे में। बातें शातें तो हमारी चलती रहनी है, अब चलते हैं स्क्रीन के ऊपर। लेट्स गो। आज से तकरीबन 93 साल पहले 93 ईयर्स पहले की बात है। 16 मार्च 1931 की तारीख थी और लाहौर के गवर्नर हाउस में एक मीटिंग हो रही थी। इस मीटिंग को जो हेड कर रहे थे उनका नाम था जॉफरी मॉन्टमोरेंसी, जो कि गवर्नर पंजाब थे। और इस मीटिंग का एजेंडा क्या था? एजेंडा ये था कि आज से चंद रोज़ बाद लाहौर में कोट लखपत जेल के अंदर जो कैदी मौजूद हैं, उनमें से 3 कैदियों को फांसी के फंदे पे लटकाना है। और ये जब होगा तो उसके बाद पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन कैसे रखना है, दिस वाज द एजेंडा। और वो 3 कैदी कौन थे? वो राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह थे, जो कि फ्रीडम फाइटर्स भी थे, जो आज तक सब कॉन्टिनेंट में वैसे तो सेलिब्रेट होने चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में लार्जली आवाम को इस बात का इल्म नहीं है कि जो कुर्बानियाँ बिल्कुल उन सही है। लोगों ने दी, उसके पीछे क्या फ़लसफ़ा था, क्या वजूहात थी और क्या सिग्निफिकेंस थी। हालांकि ये सब कुछ उस लाहौर में हो रहा है, जो कि आज के पाकिस्तान का एक सबसे अहम शहर है, बिल्कुल। जहाँ करोड़ों लोग रहते हैं। लेकिन अगर आप भी इस पॉइंट के ऊपर बाहर निकल के किसी से ये 3 नाम पूछ लें, किसी को नहीं तो पता। शायद ही एक आधा बंदा आपको सरप्राइज़ दे दे उसका जवाब दे के, बाकियों को इल्म भी नहीं होगा कि ये लोग कौन हैं। पहले भी बिल्कुल मैंने इस पे सही बात है। की थी। उसकी वजह यह है कि जब 47 के बाद हमने जबरी तौर पर अपनी तारीख को डी लिंक किया हिंदुस्तान की तारीख से, जो कि पहले हज़ारों साल से एक खित्ते की तारीख थी, तो फिर उसके तमाम फ्रीडम फाइटर्स जो हैं उनको भी हमने इरेज कर दिया फोर्सफुली, और अपनी आइडियोलॉजी को उसकी जगह पे, अपने नज़रियात को उसकी जगह पे इंसर्ट कर दिया। वेरी और इस बैड। तारीखी झूठ को फैलाना शुरू कर दिया कि दरअसल ये तमाम लोग जिन्होंने जानें दी थी इस सब कॉन्टिनेंट के लिए, गोरे के ख़िलाफ़ लड़ते हुए, ये हमारे लिए नहीं कर रहे थे। ना ये कोई फ्रीडम स्ट्रगल थी और ना ये हीरोज़ थे, इसीलिए आज हमें इसका इल्म नहीं है। तो होता इस तरह से है कि जब इन तीनों अफराद को फांसी देने के लिए वैसे तो 24 मार्च की तारीख का तयन किया गया था, लेकिन चूंकि ख़बर फैल गई और इससे पहले हैरानकुन तौर पर 22 मार्च को एक तूफ़ान भी आया लाहौर में, तो उससे डील करने के लिए जो डिस्ट्रिक्ट जेल की मैनेजमेंट थी वो सोच रही थी कि किस तरह से इसको रात के अंधेरे में एग्जीक्यूट करें, ताकि एक वायलेंस का ख़तरा ना पैदा हो और एजिटेशन ना हो, लोग सड़कों पे ना आएँ, एहतजाज ना हो। तो 23 मार्च की रात को तकरीबन 7 बजे के करीब ये फ़ैसला होता है कि इन तीनों कैदियों को सज़ाए मौत जो सुनाई गई थी उस पर अमल करना है और फांसी पे चढ़ाना है इनको। और जब बाहर लाया जाता है जेल खाने से निकाल के इनको मैदान की तरफ जहाँ पर फांसी घाट था, तो पहले तो चेहरे के ऊपर नकाब पहनने से ये तीनों इनकार कर देते हैं कि हमने नहीं पहनना, ताकि तासुरात जो हमारे चेहरे के ऊपर हैं या फिर जो हंसते हुए हम जा रहे हैं फांसी घाट की तरफ, ये लोगों को नज़र आएँ। और हमें किसी चीज़ की शर्मिंदगी नहीं है, इसलिए हमने चेहरा नहीं छुपाना। इनफैक्ट भगत सिंह ने तो अपना जो मास्क था जो उसको पकड़ाया था, वो उठा के उसने जो मजिस्ट्रेट था उसकी तरफ फेंक दिया और कहा कि ये मैं नहीं पहनूंगा। और जब इससे पहले ले जाने से पहले उससे पूछा गया कि तुम्हारी आखिरी विश क्या है, तो उसने ये कहा कि मेरी आखिरी विश ये है कि मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ लेनिन के बारे में, रेमिनिसेंस ऑफ लेनिन, इसको मुझे मुकम्मल करने दें, इसके बाद मुझे फांसी दे दीजिएगा। इससे आपको अंदाज़ा होता है कि ही वॉज एन अनरियल सॉर्ट ऑफ अ पर्सन, जिसके साथ जो होने जा रहा है उसको उसकी उसकी कोई भी ज़रा सी सीरियसनेस उसके चेहरे पे दिखाई नहीं देती।
ना वो इस चीज़ का एहसास करता दिखाई दे रहा है कि उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो रही है। उसकी वजह ये है कि वो इतना ज़्यादा मोटिवेटेड है अपनी कॉज के साथ, इतना कमिटेड है कि उसको ये नहीं पता कि मैंने ज़िंदा अगर मैं ना रहा तो ये जो ख़तरा है मेरी जान को, ये मुझ पर हावी हो जाए, जो हर आम इंसान के ऊपर हो जाता है। थोड़ी सी बिल्कुल। किसी को धमकी मिल जाए या ज़रा सा किसी को जान का ख़तरा आ जाए तो लोगों की रात की नींद उड़ जाती है। लेकिन वो ऐसा इंसान था जो कह रहा था कि मैं किताब ख़त्म कर लूँ, उसके बाद फांसी लगा देना कोई मसला नहीं है मुझे। उसी सुबह जो आखिरी मुलाकात उसकी हुई थी सुबह 10 बजे, वो अपने लॉयर के साथ हुई जिसने ये मशवरा दिया कि अब भी आपके पास वक्त है, आप या तो माफ़ी मांग लीजिए या फिर माफ़ी की दरख्वास्त दे दें। उसने कहा आप घर जाइए, मुझे ये तमाम क्लीमेंसी की रिक्वेस्ट नहीं डालनी। और उसके बाद जब ले जाया गया उनको फांसी घाट की तरफ, तो नारे यही लग रहे थे कि डाउन विद ब्रिटिश इम्पीरियलिज्म, कि जो गोरे की इजारादारी और सालमियत और साम्राज्य है, हिंदुस्तान का रिसोर्सेज जो खा रहे हैं, जो उसको लूट रहे हैं, हम ये सब कुछ उसके ख़िलाफ़ कर रहे हैं। और हम 101% हमें यकीन है कि हमारी जो कुर्बानी है इसका नस्लों तक इसको याद रखा जाएगा। और ऐसे ही हुआ कि बिल्कुल बिला खौफ व ख़तर वो जाते हैं, उनको फांसी दी जाती है और उसके बाद एहतजाजों की एक लंबी तहरीक शुरू हो जाती है। तो आज हमने ये सोचा कि 23 मार्च की जो तारीख़ है इसकी सिग्निफ़िकेंस पाकिस्तान के अवाम को बताई जाए। उसकी वजह यह है कि ये अनफॉर्चुनेट मुल्क वो है जहाँ पे शादमान चौक, जहाँ पर फांसी लगाई गई, जिसके करीब ये फांसी दी गई भगत सिंह को, आज वहाँ पर रहने वालों से भी अगर आप पूछ लें कि ये कौन था, उनको नहीं भी पता नहीं उनको। पता। आज तक उस सड़क का नाम हम भगत सिंह चौक नहीं रख सके, क्योंकि हम उस कुर्बानी को रिकग्नाइज़ नहीं करना चाहते, क्योंकि हमारी रियासत भी यही चाहती है कि हम किसी ऐसे हीरो को हीरो तस्लीम ना करें जिसका ताल्लुक़ असल में हमारे फेथ से नहीं था। हालांकि मैंने पिछली वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था कि उसके जो आइडियाज़ थे वो किसी भी मज़हब की तरफ इंक्लिनेशन रखते ही नहीं थे। तो पहले ज़रा आपको बैकग्राउंड बताते हैं कि इस फांसी की वजह क्या बनी, भगत सिंह की ज़ाती तहरीक की वजह क्या बनी, उसके नज़रियात क्या थे, क्या वो सिर्फ एक वायलेंट इंसान था जिसने हथियार उठा लिया और बम फेंक दिए पार्लियामान में, या फिर वो इंटेलेक्चुअली मोटिवेटेड था, या फिर वो किताबों के ज़ोर पे, नज़रियात के ज़ोर पे अपनी जान देने के लिए निकला था। तो ये सब देखने के लिए आपको ये पढ़ना पड़ेगा कि आया रेवोल्यूशन की एक सुपरफिशियलिटी कोई लोग डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन जो नज़रियात उभारते हैं आपके दिल के अंदर, आपके जो जज्बात को उभारते हैं कि आप एक इनकलाबी बने, वो कैसे डेवलप होते हैं और कैसे इतनी यंग एज में एक आदमी अपनी ज़िंदगी की परवाह किए बगैर नेशनल कॉज के लिए जान देने पे आमादा हो जाता है। तो इस पर बात करते हैं कि भगत सिंह का जर्नी कहाँ से शुरू हुआ। भगत सिंह की अगर हम पर्टिकुलरली बात करें तो उसकी पैदाइश 1907 में लायलपुर में होती है, जो कि आज का फैसलाबाद है। और ये भी बहुत से लोगों को नहीं पता होगा कि बंगा, जिसका नाम है चक नंबर 105, वहाँ उसकी परवरिश हुई और आज भी उसका घर वहाँ पर मौजूद है। लेकिन ये भी ऑलमोस्ट अननोन फैक्ट है पाकिस्तानियों के लिए, बिकॉज वही बात है कि हिस्टोरिकल ओनरशिप नहीं है इस चीज़ की। इसके बाद जिस तरह से हम देखते हैं कि उसकी फैमिली के अंदर भी फ्रीडम स्ट्रगल को लेके काफ़ी एंथुजियाज़म पाया जाता था, लेकिन साथ साथ भगत सिंह के अंदर अपने काफ़ी एग्रेशन था ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो कंट्रोल था हिंदुस्तान पर, क्योंकि ये नेचुरल चीज़ थी जो उसके अंदर बाद में फर्निश हुई, लेकिन ये पहले से मौजूद था कि जब उसने तसल्लुत देखा बरतानवी राज का तो उसने हमेशा उस पर तनकीद की। जो किताबें बरतानवी साम्राज्य की तरफ से लाई जाती थी हिंदुस्तान के अंदर, उसको भी जला दिया करता था भगत, बेसिकली जस्ट एज अ प्रोटेस्ट। इसके साथ साथ ये कि बहुत से ऐसे पॉलिटिकल इवेंट्स भी थे जिसने भगत सिंह की जो थिंकिंग थी, जो आइडियोलॉजी थी, उसको शेप किया, गहरा असर डाला। क्योंकि कुछ नौजवान तो आपको पता है जिस तरह आजकल सोशल मीडिया के दौर के अंदर बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड और ये पॉलिटिकल होते हैं, लेकिन भगत सिंह उनमें से बिल्कुल नहीं था। उसकी वजह यह है कि उस दौर के अंदर भी वो इंतहाई सेंसिटाइज था पॉलिटिकल अफेयर्स के बारे में, और इसके साथ साथ जो जो सियासी इवेंट्स हुआ करते थे हिंदुस्तान में, उसका एक गहरा इम्पैक्ट था भगत सिंह के दिमाग और उसकी सोच के ऊपर। और इसमें से जो पहला इवेंट था वो जलियांवाला बाग का जो मैसेकर था 1919 का, जिसको आज तक याद रखा जाता है, जिसमें एक एहतजाज के बाद फायर खोलने का हुक्म दिया गया। और बहुत से एस्टिमेट्स एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन बताया ये जाता है कि 400 से 1500 के दरमियान लोगों को मार दिया गया था। अब इसका ऑफिशियल काउंट तो कोई एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन अगर हम इस पे एवरेज भी हम देखें तो तकरीबन 1000 लोगों की डेथ हुई थी जलियांवाला मैसेकर के अंदर, जिसने खासा जो है वो गुस्सा और एक प्रोटेस्ट के जज्बात क्रिएट किए भगत सिंह के अंदर। इसके साथ साथ ये कि जो अकाली प्रोटेस्टर्स के अगेंस्ट ननकाना साहब के अंदर एक क्रैकडाउन हुआ था 1921 में, उसमें भी खासा नुकसान हुआ।
इसने भी डीपली अफेक्ट किया भगत सिंह को। लेकिन शुरू में अगर देखा जाए तो भगत सिंह के नज़रियात ऐसे नहीं थे कि वो पहले रोज़ से एक वायलेंट स्ट्रगल के पीछे चल पड़ा हो। इनफैक्ट जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट गांधी के अंडर चल रही थी आगाज़ में, तो भगत सिंह उसी को सपोर्ट कर रहा था। उसकी वजह यह है कि वो दरअसल जो उसका एंड था वो यही था कि जो बरतानवी साम्राज्य है वो हिंदुस्तान से ख़त्म हो और ये वापस जाएं अपने मुल्क में, और यहाँ पर एक होमलैंड की जो अपनी पॉलिटिकल हायरार्की है वो क्रिएट हो, और फिर बाकी सोशलिस्ट आइडियल्स उसके क्रिएट हुए। लेकिन सबसे पहले जिस चीज़ को उसने सपोर्ट किया वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट थी। लेकिन जिस तरह से आपको मालूम है कि चौरी चौरा इंसिडेंट होता है 1922 में, और ये जो इंसिडेंट था इसमें तकरीबन 23 से 24 पुलिस वालों की जान जाती है और 3 से 4 प्रोटेस्टर्स जो है वो इसमें हलाक होते हैं। और वो इसीलिए कि पहले एहतजाज होता है, पुलिस फायर खोलने का हुक्म देती है और रिस्पांस में उस चौकी को ही जला देते हैं जाके प्रोटेस्टर्स। तो गांधी साहब ये इस चीज़ को एक्नॉलेज करते हैं कि पहले मैंने नॉन वायलेंस की जो फ़िलासफ़ी है वो आवाम को सिखानी है, इसके बाद मुझे लोगों को एहतजाज करने का हुक्म देना चाहिए। अदरवाइज़ अगर इसी तरह हर जगह कन्फ्रंटेशन होना शुरू हो गई तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास एक जवाज़ आ जाएगा कि जो भी फ्रीडम स्ट्रगल हो रही है वो दरअसल एक वायलेंट और एक आर्म्ड स्ट्रगल है अगेंस्ट द ब्रिटिश एम्पायर। इसीलिए आप अगर आगे से फायर भी खोल देंगे तो वो जस्टिफाइड है बिकॉज इट्स अ वॉर। तो ये देखते हुए जब गांधी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पर यू टर्न लिया और उन्होंने उसको जो है वो अबॉलिश कर दिया, तो इसके बाद भगत सिंह ने भी ये सोच लिया कि अब मैंने इस मूवमेंट का हिस्सा नहीं बनना। और साथ साथ एक और जो पॉलिटिकल इवेंट था जिसने बहुत डीपली इम्पैक्ट किया भगत सिंह को, वो कुछ फ्रीडम फाइटर्स की हैंगिंग थी और उनकी एग्जीक्यूशन थी। क्योंकि जो ककोड़ी का इंसिडेंट था इसके बारे में अगर आप पढ़ें तो 1925 में 9 अगस्त को एक ट्रेन लूटी जाती है HRA की तरफ से। अब HRA क्या था? ये हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन थी। दिस वाज बेसिकली एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ दीज रेवोल्यूशनरीज, जो कि ये चाह रहे थे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो यहाँ से चली जाए, और उसके लिए उन्होंने आर्म्ड स्ट्रगल भी करने का इरादा किया और बहुत से एक्शन ऐसे किए जिसने एजिटेशन क्रिएट की ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए। तो ये ट्रेन जब लूटी जाती है तो HRA, जिसको राम प्रसाद बिस्मिल और सचिंद्रा नाथ सन्याल लीड कर रहे थे, इनके खिलाफ मुकदमात बनते हैं और चंद्रशेखर आज़ाद भी इन मुकदमात का निशाना बनते हैं। तो इसके बाद में बिस्मिल को अरेस्ट किया जाता है 1925 अक्टूबर में, अशफाकुल्ला ख़ान को भी अरेस्ट किया जाता है 1926 में, और आज़ाद जो थे वो फिल वक्त उससे बच गए। लेकिन बाकियों को हमने देखा कि ये जो 4 लोग थे, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल हैं, अशफाकुल्ला ख़ान हैं और ठाकुर रोशन सिंह हैं, इसके अलावा नजेंद्र नाथ लाहिरी के नाम से एक और इंडिविजुअल थे इसमें, इन चारों को फांसी की सज़ा सुनाई जाती है और एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। और ये सारा कुछ देखते हुए ककोड़ी इंसिडेंट जो था इसने भी भगत सिंह की सोच को खासा शेप किया, और जो उसका पैशन था वो इंक्रीज़ हुआ कि मैंने भी यही रास्ता इख्तियार करना है एजिटेशन का। क्योंकि अगर हम ये सोचें कि बरतानवी साम्राज्य से गुफ्तगू करते रहेंगे और वो यहाँ से चले जाएंगे तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। इसीलिए यहाँ पर हम एक बड़ी डिवाइड देखते हैं गांधीयन थॉट में और भगत सिंह की सोच के अंदर, जो कि आगे चल के बहुत वाज़ेह हो जाती है। इसके साथ साथ जब 1928 के अंदर भगत सिंह के क्रेडिट पे ये चीज़ है कि जब इसी HRA को एक नया रास्ता मिलता है तो भगत सिंह इस HRA के अंदर S का इजाफा करते हैं, और वो S सोशलिज़म का था, यानी कि वो इसको बनाते हैं हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। क्योंकि भगत सिंह सोशलिस्ट नज़रियात के हामिल एक शख्स थे। वो ये समझते थे कि दरअसल हिंदुस्तान का बुनियादी मसला वो ये है कि इम्पीरियलिज़म एक्सप्लॉइट करता है जो लोकल्स हैं उनको, जो किसान हैं या फिर जो अनाज उगाते हैं उनको कुछ नहीं मिलता, जो मज़दूर मेहनत करता है उसको कुछ नहीं मिलता। तो इसीलिए वो ये चाहते थे कि हिंदुस्तान के अंदर जिस तर्ज़ हुकूमत को अडॉप्ट किया जाए वो सोशलिज़म के नज़रियात पर मबनी हो। तो उन्होंने फिर HRA को HSRA बनाया, और इसके बाद जिस स्ट्रगल का आगाज़ हुआ उसी ने उन इवेंट्स तक पहुँचाया भगत सिंह को जिसका हमने शुरू में जिक्र किया। इसके अंदर भगत सिंह नौजवान भारत सभा की बुनियाद रखते हैं, और इसके बाद में 1928 में जैसे हमने पहले बताया कि HSRA वो बनाते हैं। तो लाला लाजपत राय के नाम से जो एक लीडर थे, सारा एंटी इंपीरियलिस्ट स्ट्रगल जो था जिनके अंडर चल रही थी, उनके ऊपर एक लाठी चार्ज होता है 1928 के अंदर, और उस लाठी चार्ज में जो इंजरीज़ उनको आती हैं उस इंजरीज़ के नतीजे में ही सकम्स टू हिज डेथ। और जिस ऑफिसर के
हुक्म के ऊपर ये इंजरीज हुई थी, उसका नाम जेम्स स्कॉट था, जो कि सुपरिटेंडेंट ऑफ द पुलिस था। तो भगत सिंह और उसके साथी ये फैसला करते हैं कि हमने मज़ीद अब जुल्म जो है वो चुप करके नहीं देखना, और ना हमने आगे से सिर्फ नॉन वायलेंस दिखानी है जब हम पर वायलेंस किया जा रहा है। तो लाला लाजपत राय की जो किलिंग थी उसको अवेंज करने का वो फैसला करते हैं, बदला लेने का फैसला करते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मिस्टेकन आइडेंटिटी के बुनियाद के ऊपर जिस ऑफिसर को जाकर वो असैसिनेट करते हैं उसका नाम जेपी सॉन्डर्स था, हालांकि वो करना किसको चाह रहे थे, जेम्स स्कॉट को। इस सारी सूरत हाल के ऊपर इसको लाहौर कंस्पिरेसी केस भी कहा जाता है, आप पढ़ सकते हैं इस बारे में। और इसके बाद में भगत सिंह और उसके दीगर साथी जो हैं वो लाहौर से फ़रार हो जाते हैं और अपना हुलिया भी बदल लेते हैं ताकि उनका अरेस्ट ना हो सके फिलफौर। फिर हम ये देखते हैं कि भगत सिंह सिर्फ वहाँ से भागता नहीं है बल्कि दोबारा रीअपीयर होता है, और वो रीअपीयर होता है 8 अप्रैल 1929 को। और ये जो साइट है वो सेंट्रल असम्बली की है जिस पे बॉम्बिंग का केस बनता है। वो इसीलिए कि भगत सिंह और उनके एक साथी जिनका नाम बटुकेश्वर दत्त था, वो बॉम्ब फेंकते हैं सेंट्रल असम्बली में दिल्ली के अंदर, और विजिटर्स गैलरी की तरफ से वो ये बम फेंकते हैं, और डेलिबरेटली वो एक ऐसी जगह पे ये बम गिराते हैं जहाँ पर कोई रश या हजूम नहीं होता मेंबर्स का, क्योंकि वो सिर्फ एक सिग्निफाई करने के लिए ये बताना चाह रहे थे, जिसको उनके अल्फाज में उन्होंने ये कहा कि वी वांटेड टू मेक द डेफ हियर, यानी कि जिनको आवाज़ नहीं आती, जो बहरे हो चुके हैं, हम उनको इस बम की गूंज सुनाना चाहते हैं, इसीलिए हमने ये फ़ैसला किया था। तो ये जो होता है इसके बाद वहाँ पर वो नारेबाजी करते हैं और वो ये कहते हैं कि डाउन विद इम्पीरियलिस्ट एंडेवर्स ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। साथ साथ वो इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, और वहीं पे उनको अरेस्ट कर लिया जाता है, क्योंकि उनका मकसद ये नहीं था कि वो ये कार्रवाई करके भाग जाते या किसी को मारते, बल्कि मकसद ये था कि हिंदुस्तान के तमाम शहरियों को एक पैगाम पहुँचाया जाए कि ये जो रबर स्टैम्प नाम की असम्बलीज़ बनाई हुई हैं इनको वो तस्लीम नहीं करते, यहाँ जो कानून साजी होती है वो हिंदुस्तानियों के लिए नहीं होती। और ये जो सारा साम्राज्य का निज़ाम है जिसमें ब्यूरोक्रेट्स भी आ रहे थे, ICS यानी कि इंडियन सिविल सर्विस, जिसके बारे में कहा जाता है एनेक्डोटली, और उसमें कहा यह जाता है कि इट वाज नाइदर इंडियन नॉर सिविल एंड नाइदर अ सर्विस। तो इसी तरह भगत सिंह ने ये स्टेटमेंट जो है वो फॉर्म की, ये बम गिरा के वहाँ पे, और अरेस्ट होते हैं वो उसके बाद में, क्योंकि वो फॉलो कर रहे थे एक एनार्किस्ट आइडियोलॉजी को भी। और बताया यह जाता है कि फ़्रांस के अंदर जो ऑगस्ट वैलेंट के नाम से एक फ़्रेंच एनार्किस्ट थे, उन्होंने भी यही तरीक़ाकार इख्तियार किया था पेरिस में, और इसको भगत सिंह ने हिंदुस्तान में रेप्लिकेट किया। तो ये ट्रायल इसके बाद में शुरू होता है, और ये ट्रायल भगत सिंह और उनके दोस्त दत्त के अगेंस्ट होता है, और जेपी सॉन्डर्स की जो किलिंग थी उसका चार्ज भी भगत सिंह पे लगता है। और इसके बाद वो मामलात वहाँ उस नहज पर पहुँचते हैं जिसका हमने शुरू में जिक्र किया, जो कि भगत सिंह की हैंगिंग में रिज़ल्ट करते हैं। ट्रायल का आगाज़ हो जाता है उनके अगेंस्ट, और जेल जाके सबसे पहले तो वो वहाँ पर हंगर स्ट्राइक कर देते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि हम सियासी कैदी हैं इसलिए हमसे बेहतर सलूक किया जाए। इसके बाद में हम ये देखते हैं कि जवाहरलाल नेहरू भी भगत सिंह से मिलने के लिए आते हैं और ख़ासा डिस्ट्रेस का इजहार करते हैं वो इन कैदियों की सूरत हाल देख के, क्योंकि हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स ये बताते हैं कि कई दिनों तक भगत सिंह और उनके साथियों की तरफ से भूख हड़ताल की जाती है, हालांकि ज़बरदस्ती उनको खाना खिलाने की कोशिश की जाती है ब्रिटिश अफसरान की तरफ से, लेकिन वो इसको रिजेक्ट करते हैं। 116 दिन तक इस भूख हड़ताल का आगाज़ जो है जो होता है 116 दिन तक वो जारी रहता है। और साथ साथ ये कि कांग्रेस लीडर्स भी आकर मिल रहे होते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि इसको बंद कर दें, लेकिन वो नहीं करते। साथ साथ ये कि जो ट्रायल था इसका पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक वर्ड फैलता है और लोग भी एहतजाज करते हैं इसके ऊपर, क्योंकि जब वो सुनते हैं कि एक ऐसा नौजवान जो कि अपनी अर्ली 20s के अंदर है, जिसने जाके इतनी करेजस एफर्ट की है और जिसने सबसे पहले तो एक लीडर का जो असैसिनेशन थी उसका बदला लिया, और दूसरी चीज़ ये कि असम्बली में जाके ये एफर्ट की कि बम फेंक कर आए और वहाँ पे इनकलाब जिंदाबाद के नारे बुलंद कर दिए। सो ही बिकेम अ पॉपुलर फिगर राइट देयर एंड देन। जब वो जेल में उसके ट्रायल का आगाज़ हो रहा था तो एजिटेशन पूरे मुल्क के अंदर बढ़ती जा रही थी, विच वॉज अ कॉज ऑफ कंसर्न फॉर द ब्रिटिश गवर्नमेंट एज वेल। साथ साथ ये कि उसके बाद ये फैसला होता है कि अगर ये लोग ज़िंदा रहते हैं तो शायद सूरत हाल कंट्रोल से बाहर निकल जाए, इसीलिए रात के अंधेरे में इनको फांसी पे चढ़ा दिया जाए। तो इस भगत सिंह की इंशाल्लाह हम स्टोरी अपने दूसरी वीडियो में कंटिन्यू अभी रखेंगे। ये अभी पार्ट 1 है, और
इस एज में जिस तरह से उन्होंने फ़ाइट की अभी तक जो हमने इस वीडियो में देखा, पहले तो मुझे बड़ा ज़्यादा बुरा लग रहा है कि इतने अरसा के बाद मुझे इन हीरोज़ के बारे में पता चल रहा है, जो कि हमारे पाकिस्तान में हमें बताया ही नहीं जाता, जो कि बताना ज़रूरी है, बताना चाहिए इन लोगों को, ये हमारे साथ गलत कर रहे हैं इसमें। दूसरी चीज़, इन पर्सनैलिटीज़ को बताओ, ये उन्होंने कोई मज़हब, कोई दीन, कोई किसी भी चीज़ को लेकर उन्होंने बातचीत नहीं की। उनका टारगेट, उनका जो मकसद था, उनका एक ही था, वो क्लियर था, उसमें किसी हिंदुस्तानी का कोई नुकसान नहीं था, तब हम भी एक हिंदुस्तानी ही थे। सेपरेशन हुई, ठीक है, सेपरेट हो गए, लेकिन एटलीस्ट हमें इन चीज़ों के बारे में बताया जाए, हमें एसएसटी में बताना चाहिए। हमारी इधर पाकिस्तान में किसी को नहीं पता, बड़े भी लोगों को पता होगा ना, शायद 100 में से ना 1% लोगों को पता होगा, शायद वो भी, ठीक है। हम लोगों को इन हीरोज़ का नहीं पता, हमें नहीं पता इन्होंने हमारी लाइफ में क्या-क्या रोल्स जो हैं वो प्ले किए हैं, किस तरह से ये चीज़ें जो है बेहतरी की तरफ आईं। मामला तो उसके बाद हुए ना, सेपरेशन तो उसके बाद हुई, लेकिन जो हिस्ट्री है उसके बारे में जानकारी हमें क्यों नहीं दी जा रही, हमें क्यों नहीं बताया जा रहा, और इसमें क्या नुकसान है मुझे नहीं समझ आ पा रही अभी तक। अभी तक मैं जो चीज़ें जान पा रही हूँ, जो चीज़ें मुझे पता चल रही हैं, मुझे पर्सनली बैड फील हो रहा है कि हम क्यों नहीं जानते इन चीज़ों के बारे में। जो चीज़ें हमारे लिए की गई, हमें उन चीज़ों के बारे में बताओ यार, क्यों नहीं? बाकी गाइस नेक्स्ट पार्ट इंशाल्लाह आएगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दुआओं में याद रखो। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।